हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने शुरुआत करी थी कि इलेक्शंस क्यों होने चाहिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं उनका सिस्टम कैसा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते कैसे हैं। लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं वो हर 5 साल के बाद होते हैं। 5 साल के बाद जो टर्म है, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका जो टर्म होता है, टाइम पीरियड है, वो खत्म हो जाता है। तो लोकसभा और विधानसभा एक तरह से कहा जाता है भंग कर दी गई है। इलेक्शंस जो हैं सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कराए जाते हैं एक ही समय पर, या तो एक ही दिन या फिर कुछ दिनों के अंदर जो है इलेक्शंस कराए जाते हैं। इसे कहा जाता है जनरल इलेक्शन। कई बार इलेक्शन जो है खाली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होते हैं ताकि वो उस खाली जगह को भर सके जो आइदर किसी मेंबर के डेथ या रिजाइन करने के कारण हो गई है। इसे कहते हैं बाय इलेक्शन। और हम जो है इस चैप्टर में मेनली फोकस करेंगे जनरल इलेक्शन। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। आपने ज्यादातर पढ़ा होगा या ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग हैं हरियाणा के, उन्होंने 90 एमएलए को चुना। अब कैसे चुना, ये समझने वाली बात है। क्या हर इंसान हरियाणा के अंदर वोट डाल रहा है 90 एमएलए के लिए? आप जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। हमारी कंट्री में हम फॉलो करते हैं एक एरिया जो कि रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम पर बेस्ड होता है। कंट्री जो है वो अलग अलग एरियाज में बांट दी जाती है इलेक्शन के पर्पस के लिए। इन एरियाज को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो वोटर उस एरिया में रहता है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंट्री जो है उसको डिवाइड किया जाता है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो रिप्रेजेंटेटिव हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना जाता है उसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी। एक जो फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का वो ये है कि हर एक के जो वोट है उसकी समान वैल्यू है जैसे और बाकी वोट्स। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत होती है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की लगभग सिमिलर सी पॉपुलेशन हो जो उसके अंदर रह रही हो, यानी कि समान पॉपुलेशन हो जो उस एरिया में रह रहे हैं। इसी तरीके से स्टेट को जो है हर एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है कुछ स्पेसिफिक नंबर में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस केस में क्या होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए। हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए। हर गांव या जो टाउन होता है वो डिवाइडेड होता है कई सारे वार्ड्स में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फिर हर वार्ड अपना एक मेंबर चुनता है गांव का या जो अर्बन लोकल बॉडी है उसका। कई बार ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है इनको हम सीट्स के तौर पे काउंट करते हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करती है एक सीट को असेंबली के अंदर। जब हम ये कहते हैं कि लोक दल ने 60 सीट्स जीती हरियाणा के अंदर, इसका मतलब क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं लोक दल के उन्होंने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो स्टेट में हैं उन पर जीत हासिल करी है और इस वजह से लोक दल के 60 एमएलए होंगे स्टेट असेंबली के अंदर। दूसरा होता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल करता है हर एक नागरिक को कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके या वो जो है खुद एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुना जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने इस बात की चिंता थी कि जो ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो कुछ खास वीकर सेक्शंस जो है सोसाइटी के उनको शायद इतना सही मौका ना मिल सके कि वो भी जो है इलेक्शंस में जीत कर लोकसभा तक पहुंचे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज तक पहुंचे। उनको हो सकता है उतने पर्याप्त संसाधन ना दिए जाएं, शिक्षा ना हो उनके पास, कॉन्टैक्ट्स नहीं हो कि वो इलेक्शंस में खड़े हो पाए, जीत पाए और लोगों के मुकाबले। जो लोग प्रभावशील हैं, ताकतवर हैं, वो हो सकता है उनको इलेक्शन जीतने से रोके। अगर ऐसा हुआ तो हमारा पार्लियामेंट और असेंबलीज जो है उनमें उन लोगों की आवाज जो है एक काफी बड़ी पॉपुलेशन होगी जिसकी आवाज पहुंच नहीं पाएगी। यहाँ पर हमारी डेमोक्रेसी जो है वो कम रिप्रेजेंटेटिव और कम डेमोक्रेटिक कहलाएगी। तो जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम के बारे में सोचा जो कि था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, खास तौर से वीकर सेक्शंस के लिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं रिजर्व्ड हैं उन लोगों के लिए जो बिलोंग करते हैं एससी या एसटी को। जो एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें खाली जो
SC कास्ट को बिलोंग करता है वही इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। सेम वे जो लोग ST को बिलोंग करते हैं वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो रिजर्व करी गई है ST से। इस वक्त लोकसभा के अंदर 84 सीट्स हैं जो रिजर्व करी गई हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 47 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जैसा कि 26 जनवरी 2019 में हुआ। ये नंबर जो है ये पूरी तरह से प्रपोर्शन में है उनका जो टोटल पॉपुलेशन में शेयर है उसके अकॉर्डिंग। तो जो रिजर्व सीट्स हैं SC और ST के लिए वो जो है किसी और सोशल ग्रुप का एक जो लेजिटिमेट हिस्सा होता है उसको नहीं ले सकते। ये जो सिस्टम है रिजर्वेशन का फिर इसको एक्सटेंड किया गया और जो वीकर सेक्शंस थे जैसे डिस्ट्रिक्ट पे या लोकल लेवल पे। बहुत सारे स्टेट्स में जो सीट्स हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज की अब वो रिजर्व्ड हैं और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जैसे कि प्रपोर्शन है सीट्स का वो जो रिजर्व करी गई है वो चेंज हो सकता है स्टेट टू स्टेट। इसी तरीके से 1/3 जो सीट्स की हैं वो रिजर्व्ड है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में विमेन कैंडिडेट्स के। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है वोटर्स लिस्ट का। एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसी जब डिसाइड हो जाती है तो अब अगला स्टेप होता है कि डिसाइड करना कि कौन और कौन नहीं वोट कर सकता है। ये डिसीजन किसी पर भी नहीं छोड़ा जा सकता आखिरी दिन तक। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जो लिस्ट होती है जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए वो बहुत पहले से तैयार कर ली जाती है इलेक्शंस के और हर एक को दे दी जाती है। ये जो लिस्ट है ये ऑफिशियल तौर पे इलेक्टोरल रोल या कॉमनली तौर पे इसको वोटर्स लिस्ट कहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है क्योंकि इसका जो जुड़ाव है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की पहली कंडीशन से है। हर एक को बराबरी का मौका मिले कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाए। शुरुआत में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग का। प्रैक्टिस में इसका मतलब है कि हर एक का एक वोट है और उस वोट की इक्वल वैल्यू। किसी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता अपने वोटिंग डालने के राइट से बिना किसी खास रीजन के। अलग अलग सिटीजन्स जो कि एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं कई तरीकों में, कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कुछ उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं या बिल्कुल ही ना पढ़े लिखे होते हैं, कुछ दयालु होते हैं, कुछ हो सकता है उतने दयालु ना हो, लेकिन सब मिला के क्या है ह्यूमन बींग्स। और हर एक की अपनी जरूरतें हैं, हर एक के अपने नजरिए हैं। इसी वजह से हर कोई डिजर्व करता है कि उसको बराबर का मौका मिले डिसीजंस में जो उनको प्रभाव करता है या उन पर प्रभाव डालता है। हमारी कंट्री के अंदर सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं जिनकी एज 18 ईयर्स या उससे ज्यादा है वो इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। हर सिटीजन के पास अधिकार है राइट टू वोट का, भले ही वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो या रिलीजन या जेंडर का हो। कुछ क्रिमिनल्स और पर्संस जिनको हम सही नहीं मान सकते हैं उनको भी जो है और राइट टू वोट से डिनाई किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशंस में। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नाम हासिल करे उन सब एलिजिबल वोटर्स का और फिर उनको वोटर लिस्ट में लिखे। अब जो नए लोग होते हैं जिनकी वोटिंग एज तैयार हो रही है उनके जो नेम्स हैं उनको भी ऐड करना जरूरी है वोटर्स लिस्ट में, और जो लोग इस जगह को छोड़कर चले गए या जो लोग डेड हैं उनके नाम को हटाना जरूरी है। एक रिवीजन जो है पूरे तौर पर लिस्ट का होना चाहिए हर 5 साल के अंदर, और ये इसलिए किया जाता है ताकि अप टू डेट रहे लिस्ट। पिछले कुछ सालों में एक नया सिस्टम आया है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि ये कार्ड हर एक इंसान को दे सके जो कि वोटर लिस्ट में। वोटर्स को जरूरी है कि वो इस कार्ड को लेकर आए जब भी वो वोट डालें, ताकि कोई भी जो है किसी और के नाम का वोट ना डाल। लेकिन अभी भी ये कार्ड कंपलसरी नहीं है वोटिंग के लिए। वोटिंग के लिए वोटर्स जो है अपने और भी कुछ प्रूफ्स जो आइडेंटिटीज हैं जैसे राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी दिखा सकते हैं। फिर कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका नॉमिनेशन कैसे होता है। हमने ये नोट किया कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं उनमें लोगों के पास सही मायने में चॉइस होती है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो कि कौन जो है इलेक्शन में लड़ सकता है। यही हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है। जो भी वोटर है वो भी जो है कैंडिडेट बन सकता है इलेक्शन के अंदर। सिर्फ फर्क इतना है कि एक कैंडिडेट बनने के लिए उसकी मिनिमम एज 15-25 ईयर्स होनी चाहिए, और जबकि वो जो है वोटर होने के लिए उसको सिर्फ 18 साल का होना चाहिए। कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे क्रिमिनल्स वगैरह हैं उन पे, लेकिन ये तब अप्लाई होते हैं जब बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हो। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को जिनका के पास पार्टी सिंबल होता है या सपोर्ट होता है। पार्टी का नॉमिनेशन जो है उसको हम जनरली क्या कहते हैं, पार्टी टिकट। हर इंसान जो चाहता है इलेक्शन लड़ना
उसको नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है और कुछ पैसे देने होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। अभी हाल ही में एक नया सिस्टम आया है डिक्लेरेशन का, जिसमें को इंट्रोड्यूस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन। हर कैंडिडेट को एक लीगल डिक्लेरेशन करना होगा, यानी उसको फुल डिटेल्स देनी होंगी कि उसके खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल केस तो नहीं है जो कि पेंडिंग में हो, अपने क्या उसके एसेट्स हैं, क्या उसकी लायबिलिटीज हैं कैंडिडेट की, उसके और उसके परिवार की, वो सब उनको डिटेल्स बतानी होगी। कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये बतानी होगी, और ये इंफॉर्मेशन जो है पूरी ओपन करी जाएगी पब्लिक के लिए। इससे एक मौका मिलेगा वोटर्स को कि वो अपने डिसीजंस जो हैं उन इंफॉर्मेशन के आधार पर जो है कर सके कि हमें किस कैंडिडेट को चुनना है। ये सारे स्टेप्स हैं। तो अब अगला स्टेप जो है वो है इलेक्शन कैंपेन का। मेन पर्पस जो इलेक्शन का है वो ये है कि लोगों को मौका मिले कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाए, अपनी गवर्नमेंट को चुन पाए, या वो जो नीतियां चाहते हैं वो उनको ला पाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि फ्री और ओपन डिस्कशन हो कि कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सी पार्टी अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है, या किसकी नीतियां ज्यादा अच्छी हैं। और ये तभी हो सकता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान। हमारी कंट्री के अंदर इस तरह के कैंपेन्स जो हैं 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाते हैं, जब फाइनल लिस्ट जो अनाउंस होती है कैंडिडेट्स की या जो डेट है पोलिंग की, उससे पहले 2 हफ्ते पहले से ये चीजें शुरू हो जाती हैं। इस पीरियड के दौरान जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने वोटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन मीटिंग्स एड्रेस कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर्स जुटाने की कोशिश करती हैं। ये वो पीरियड होता है जब न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन पूरी तरीके से इलेक्शन से संबंधित स्टोरीज या डिबेट से भरे हुए होते हैं। पर इलेक्शन कैंपेन जो है वो खाली इन 2 हफ्तों तक ही सीमित नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने इलेक्शन की प्रिपरेशन जो है एक्चुअल में महीनों पहले शुरू कर देती है, इलेक्शन होने से पहले। इलेक्शन कैंपेन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा फोकस जो है पब्लिक अटेंशन को होता है कि बड़े बड़े मुद्दे जो हैं उस टाइम पे उठाए जाएं। वो पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस मुद्दे के थ्रू, और चाहते हैं कि वो उनके लिए वोट करें उस बेसिस पर। आप देखते हैं कि कुछ ऐसे सक्सेसफुल स्लोगन्स हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अलग इलेक्शंस में दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा गांधी द्वारा लीड करी जा रही तब उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, लोकसभा इलेक्शंस में 1971 में। पार्टी ने जो है प्रॉमिस किया कि जितनी भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की पॉवर्टी हटाने की, उनको कंट्रीज में जो दोबारा से सही तरीके से लागू करेंगी, एक तरह से नई दिशा दी जाएगी। सेव डेमोक्रेसी जो है वो नारा था जनता पार्टी का। तब लीडरशिप थी जयप्रकाश नारायण की लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 1977 में। पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जो इमरजेंसी के द्वारा एक्सेसेस हुई हैं उसको जो है अंडू करेंगे और दोबारा से जो सिविल लिबर्टी है उसे वापस लाएंगे। लेफ्ट फ्रंट में जो स्लोगन था वो इस्तेमाल किया था, लैंड टू द टिलर। ये था वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस में जो कि हुए थे 1977 में। इसी तरीके से प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, ये स्लोगन यूज किया गया था एनटी रामाराव के द्वारा, जो लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में 1983 में। तो डेमोक्रेसी के अंदर ज्यादा अच्छा यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन्स को जैसा चाहते हैं वैसे चलाएं। लेकिन कई बार जरूरी भी हो जाता है कि इन कैंपेन्स को रेगुलेट करना, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को बिल्कुल फेयर और इक्वल चांस मिले कम्पीट करने के। हमारी जो इलेक्शन लॉ है उसके अनुसार कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जो है वो वोटर्स को ना तो ब्राइब कर सकता है ना उनको धमका सकता है, कास्ट या रिलीजन के आधार पर उनको अपील नहीं कर सकता, किसी भी गवर्नमेंट रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा इलेक्शन कैंपेन के दौरान। 25 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा इलेक्शंस के लिए और 10 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में असेंबली इलेक्शन के लिए वो खर्च नहीं कर सकता। अगर बाई चांस वो ऐसा करते हैं तो उनके इलेक्शन जो है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, भले ही वो इलेक्शन में चुने क्यों ना जा चुके हों। इन लॉज के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कंट्री के अंदर, उनको एग्री करना होगा जो उनका एक मॉडल है कोड ऑफ कंडक्ट का इलेक्शन कैंपेन्स के लिए। अब इसके अनुसार कोई भी पार्टी जो है या कैंडिडेट जो है किसी भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता इलेक्शन प्रोपोगेंडा के लिए। गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट या ऑफिशियल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा इलेक्शंस के लिए। और एक बार जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो मिनिस्टर्स जो है कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट की नींव नहीं रखेंगे।
कोई बड़े पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेंगे, कोई प्रॉमिसेस नहीं करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की। फिर आती है नेक्स्ट स्टेज, पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स। जो फाइनल स्टेज है इलेक्शन की, वो दिन होता है जब वोटर्स जो हैं अपने वोट डालते हैं। ये जो दिन होता है इसको हम इलेक्शन डे कहते हैं। हर इंसान जिसका नाम होता है वोटर लिस्ट में, वो जा सकता है अपने पास के पोलिंग बूथ पर, जो कि ज्यादातर लोकल स्कूल में या गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं। एक बार वोटर जब बूथ के अंदर चला गया तो इलेक्शन ऑफिसर जो है उसकी पहचान करता है, उसके फिंगर पर एक मार्क लगाता है और फिर उसको अलाउ करता है कि वो अपना वोट डाल। जो एजेंट होता है हर एक कैंडिडेट का, उसको अलाउ किया जाता है कि वो जो है पोलिंग बूथ के अंदर बैठा रहे और ये इंश्योर करता रहे कि जो वोटिंग है वो सही तरीके से हो रही है। पहले क्या होता था कि वोटर्स जो है जनरली इंडिकेट कर देते थे किसको वो वोट करना चाहते हैं, एक स्टैंप लगाकर बैलेट पेपर पर। बैलेट पेपर एक तरह से शीट है पेपर की जिस पर नेम्स लिखे होते हैं जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं उन कैंडिडेट्स के, साथ ही साथ पार्टी का नाम होता है और सिंबल बना होता है। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है वोट्स को रिकॉर्ड करने में। ये मशीन जो है नाम दिखाती है कैंडिडेट का और पार्टी का सिंबल। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है अपने सिंबल्स खुद के जो हैं वो होते हैं और उनको भी अलॉट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सारे के सारे वोटर्स जो हैं उनको क्या करना होता है, उस बटन को प्रेस करना होता है जिस भी नाम के कैंडिडेट का उनको उसके नाम पर वोट डालना है। एक बार जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो सारी जो ईवीएम्स होती हैं इन्हें सील कर दिया जाता है और एक सही सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है। कुछ दिनों के बाद फिक्स डेट पर सारी ईवीएम्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी से खोली जाती है और वोट्स जो हर एक कैंडिडेट द्वारा सिक्योर किए गए थे उनकी गिनती स्टार्ट होती है। जो एजेंट्स हैं हर एक कैंडिडेट के या सब कैंडिडेट्स के, वो उस वक्त वहां मौजूद रहते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि काउंटिंग सही से हो रही है। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जो है सिक्योर करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसको चुन लिया जाता है। जनरल इलेक्शन के अंदर जनरली जो काउंटिंग है वोट्स की सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होती है एक ही समय पर, एक ही दिन के अंदर। टेलीविजन चैनल्स, रेडियोस, न्यूज़पेपर्स इस पूरे इवेंट को दिखाते हैं। कुछ घंटों के अंदर काउंटिंग में सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं और पूरी तरह से ये साफ हो जाता है कि अगली गवर्नमेंट कौन बना रहा है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि क्या ऐसा होता है जिससे हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक होती है। इसके बारे में जानते हैं अगले